हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जिसको कि कैपिटल आर से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये 10वीं एनसीईआरटी का अध्याय 1 है, जिसका पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, ये हमारा सिलेबस है। हम इस अध्याय 1 में इतनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की जो 12 संख्याएं होती है उनके बारे में समझना बहुत जरूरी होगा, जो कि आपने 9th क्लास में और इसकी पहले ही क्लास में पढ़ा है। पर एक बार हम यहाँ पे उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमको इन सब कुछ चीजों को समझने के लिए इन 12 प्रकार की संख्याओं का अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक बात और, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 10वीं के गणित, विज्ञान और इंग्लिश, ये तीनों विषय जो एनसीईआरटी में, ये तीनों विषय का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरे 1 से लेकर 15 जितने भी अध्याय हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश में, तो इंग्लिश ग्रामर स्पेशली, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर फ्री में मिलेगा। और जो प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ साथ उदाहरण के प्रश्न और पूरा बेसिक जो भी उसमें रूल्स आएंगे, जो भी बेसिक नियम आएंगे, वो सारा कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा। और बहुत ही सरल आसान तरीके से आप वीडियो में खुद देखेंगे। और हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये क्लास वाइज बटा रहेगा हर एक अध्याय, क्योंकि एक अध्याय एक क्लास में खत्म करना है। 2-3 घंटे 4 घंटे की लंबी क्लास नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। इसको हम आधे घंटे, पौन घंटे क्लास में बांट करके आपको एक अध्याय को 3 से 4-5 क्लास में बांट करके इसको प्रोवाइड कराएंगे, साइंस में भी और मैथ्स में भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले, अध्याय 1 में इन प्रश्नावली को और के प्रश्नों को हल करने से पहले संख्या पद्धति की जो 12 संख्याएं उनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले 12 संख्याएं जो है उनके बारे में जान लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में मुख्यतः 12 प्रकार की संख्या होती है। और 12 प्रकार की संख्या कौन कौन सी होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इसकी नोट्स बनाना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, यदि नोट में लिखना चाहें तो। या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमारे कोचिंग का ऐप है। आप यहाँ पे ऊपर में देखिए हमारा लोगो देख रहे हैं, ये लोगो है। और हमारे कोचिंग का ऐप प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो नाम है वो ओम पटलेश्वर लक्ष्य कोचिंग के नाम से है। आप यदि सर्च करेंगे ओम पटलेश्वर लक्ष्य कोचिंग तो ये आपको आ जाएगा। लोगो आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कोने पर, वो लोगो है, वो आ जाएगा। वहां पर आपको इस पूरे अध्याय वाइज जो पीडीएफ है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश ग्रामर का अध्याय वाइज पूरा पीडीएफ आपको मुफ्त में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके मिल जाएगा। तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 12 जो संख्या है वो कौन कौन है उसको समझ लेते हैं। तो 12 जो संख्या है उसमें सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, इसी को कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है इसको नेचुरल नंबर्स। दूसरा पूर्ण संख्याएं, इसको होल नंबर्स कहते हैं। तीसरी संख्या आती है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स। पांचवा भाज्य संख्या, इसको यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या के 2 और नाम है, यौगिक और संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, इनको प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं अनरियल नंबर्स। इस तरह से ये 12 प्रकार की जो संख्याएं हैं वो संख्या रेखा में होती है, जिसको आपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा है। पर हम इनका डिटेल अध्ययन यहाँ बहुत बेसिक के साथ में, आप लोग जो है ऊपर तो जानते हैं, पर मैं उसकी बेसिक अंदर तक जाकर के उस संख्याओं के बारे में परफेक्ट नॉलेज आपको दूंगा। आप देखिएगा अभी वीडियो में तो आप समझ पाएंगे और फिर आगे के प्रश्नों को हल करने में हमको बहुत सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है प्राकृत या प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में व्याप्त होती है, जो प्रकृति में है, जो हमारे नेचर में है, मतलब रोज हम जिनका प्रयोग करते हैं चीजों को गिनने में, है ना, वस्तुओं को नापने में, गिनने में, उन्हीं की संख्याओं को जो प्रकृति में, उन्हीं को प्राकृत संख्या नाम से स्पष्ट होता है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स दर्शाते हैं इसको कैपिटल एन से, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए
इसका संकेत भी कैपिटल एन होता है। परिभाषा देखें, गिनती यानी नंबर्स। गिनती का मतलब जो हम गिनती गिनते हैं 1 से लेकर 100 तक, वैसे गिनती तो अनंत होती है, पर 1 से लेकर 100 तक जनरली आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं 101, 102, उसके आगे भी गिनतियां होती है। गिनतियां अनंत है, कभी भी उसका अंत नहीं होता है ना, वो अपरिभाषित अनंत है, बहुत सारी इन्फिनिटिव है। तो गिनती, ठीक है। तो नंबर्स जो होते हैं, गिनती में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जो गिनती में आती है वो। तो गिनती में याद रखिएगा जीरो नहीं आता, गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, जीरो इसमें शामिल नहीं होता है, यानी 1 2 3 4 5 से जो संख्या वो गिनती में आने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनको हिंदू अरेबिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। जो संख्या है इनको हिंदू अरेबिक संख्या। कई बार प्रश्न आ जाता है कि हिंदू अरेबिक संख्या कौन सी, तो हम कफलत में पड़ जाते हैं, जो प्राकृत संख्या है उन्हीं को हिंदू अरेबिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो इनको दर्शाते हैं एन से, अपने यहाँ पे देखा कि इनको एन से दर्शाते हैं, और ये संख्या के एग्जांपल कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन्फिनिटिव अनंत तक जो संख्याएं होती है वो कहलाती है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याएं जो कि अनंत, आपको मालूम है गिनती का अंत नहीं है, एंड नहीं है, वो तो अनंत तक है। अब हमारी जीवन खत्म हो जाएगा पर गिनती खत्म नहीं होगी, तो ये ऐसी संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। तो सबसे कुछ खास बात, जो इतनी बात तो आप जानते हैं, पर कुछ खास बातें जो मैं हर एक 12 प्रकार की संख्या में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि नया होगा आप लोगों के लिए, वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम देखें कुछ बातों को। तो ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहला क्या है, ये संख्या 1 है, तो ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है। दूसरी बात, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे शून्य नहीं है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न आता है ना, 9th में भी आपने देखा, इसमें प्रश्न आता है कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है, तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। क्या शून्य पूर्ण संख्या है, तो हाँ शून्य पूर्ण संख्या है, और शून्य परिमेय संख्या भी है, पर प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्राकृत संख्या 1 होती है, 0 नहीं होती। गिनती में आने वाली संख्या, तो गिनती में 0 नहीं आता है, मतलब 0 1 10 में 20 में 30 में 0 आता है, पर अकेला 0 नहीं आता, संख्या के साथ में आता, अकेला शून्य नहीं आता है। तो शून्य जो है अकेला प्राकृत संख्या नहीं है। अगली बात, ये धनात्मक संख्याएं होती है, सब किसी धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती है। इसको अपन लिख सकते हैं ये ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ऐसा भी लिख सकते हैं, शून्य नहीं होता, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ये सभी की सभी धनात्मक संख्या होती है। ये पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है, पूर्णांक है, सबकी सब पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1.5 है, 2.2 है, ऐसा कुछ यदि आता है, ऐसी कोई दशमलव वाली संख्या आती है, तो दशमलव वाली संख्या का मतलब हुआ अपूर्णांक। तो ये अपूर्णांक संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्याएं सभी की सभी कैसी होती है, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और हर एक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं इनफिनिट तक, सबकी सब कैसी हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे अभी की बड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इतनी बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 2 जो संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण, देखो नाम समझ में आता है, पूर्ण, जो संख्या को पूर्ण कर दे। तो जीरो जो है, बिना जीरो की कोई संख्या संभव नहीं है। यदि जीरो नहीं रहेगा तो 10 20 30 40 50 100 1000 लाख 10 लाख नहीं बन पाएगा। तो जीरो जब तक संख्या में शामिल नहीं होगा वो संख्याएं पूर्ण नहीं कहलाएगी। तो जीरो को शामिल कर देंगे, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स बोलते हैं। होल का पहला अक्षर डब्ल्यू होता है, इसलिए इसको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। क्या परिभाषा है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए। अभी हमने प्राकृत संख्या देखा, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं था। 1 2 3 4, 1 से मतलब यहां से प्राकृत संख्या शामिल होती है, शुरू होती है। प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है। उसमें क्या कर दीजिए, जीरो को शामिल कर दीजिए, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हो गई। तो प्राकृत संख्या का समूह देखो, यहाँ 1 से लेकर इधर पूरा प्राकृत संख्याओं का समूह था, प्राकृत संख्या का समूह था, उसमें क्या कर दीजिए, जीरो को शामिल कर दीजिए, शून्य को शामिल कर दो। तो इन संख्याओं में शून्य को शामिल करने से संख्याएं पूर्ण हो जाती है, इसलिए इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कुछ खास बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, शून्य, जबकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ये शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य प्राकृत संख्या, शून्य से प्रारंभ होती है, शून्य पूर्ण संख्या है, और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, समझ गए आप। अगली बात, शून्य एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये बात बोल दिए। ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, ये बात है। जैसे कि प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, उसी प्रकार से ये भी धनात्मक होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों ही धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, ये भी पूर्णांक होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या आ गई 4.5, हमारे पास कोई संख्या आ गई 0.612, ऐसा कुछ आ गया, तो ये क्या है, अपूर्णांक है। इसका मतलब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी नहीं होती है। प्राकृत संख्याएं भी पूर्ण होती है, पूर्णांक होती हैं, और पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। जिस प्रकार से प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, ये चीजें तो आप पहले से जानते हैं, पर इन चीजों का ध्यान रखिए, इनकी हमको जरूरत पड़ेगी आगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, सम संख्याएं। ठीक है, नंबर सिस्टम में तीसरी संख्या आती है सम संख्या, जिसको अपन इवन नंबर्स कहते हैं। इसका कोई विशेष संकेत नहीं होता है। सम संख्याओं के बारे में आप पहले से जानते हैं। क्या परिभाषा है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, अर्थात शेषफल कुछ नहीं बचता है और पूर्णांक हो, जो संख्या है वो पूर्णांक हो, सम संख्याएं कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित, ध्यान रखें इसमें खास बात क्या है कि ये 2 से पूरी तरह, पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से भाग, 2 का पूरी तरह से भाग चल जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और कैसी हो? पूर्णांक हो। ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 48 इन्फिनिटिव, अनंत तक जो है ये संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत तक ये संख्याएं होती है, इन्फिनिटी तक ये संख्याएं होती है। सबसे पहली सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे पहली सम संख्या 2 है। कई बार प्रश्न आता है सबसे पहली सम संख्या कौन सी है, तो वो होती है 2। पर कई लोगों का यहाँ पे मानना है कि सर 0 भी सम संख्या होती है, तो इसके पहले तो 0 आएगा, तो 0 होना चाहिए। तो मैं इसकी बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ सबके सब देख रहा है धनात्मक पूर्णांक है जो लिखे एग्जाम्पल में, तो शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। पर ऋणात्मक पूर्णांक कौन? जो सम हो, जैसे कि यहाँ पे -2, -4, -6, -8, ये सबकी सब सम है, ऋणात्मक। उसके आगे और भी ऐसी -10, -12, -14, -16, ये जो संख्याएं हैं ये भी सम संख्याएं मानी जाती है। मतलब जो शून्य है और ऋणात्मक संख्याएं भी सम संख्याएं मानी जाती है। पर एग्जाम्पल में यहाँ पे शून्य को नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो शून्य है वो सम संख्या माना तो जाता है, पर एग्जाम्पल में नहीं लिया जाता है। और सबसे पहली सम संख्या का जो सम संख्या जो समूह है वो 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहली सम संख्या 2 ही मानी जाती है, पर शून्य भी सम संख्या में गिना जाता है, सम संख्या होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब इसको मैं बताऊंगा आपको कि शून्य क्यों सम संख्या में नहीं रखा जाता है, और सम संख्या में नहीं रखी है पर शून्य सम संख्या है क्यों। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये है 0/2, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे 0/2। यदि 2 से आप 0 को यदि काटते हैं, विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, देखिए अब परिभाषा के अनुसार यदि अपन देखें तो शून्य परिभाषा के अनुसार, क्योंकि 0 सम संख्या में नहीं गिनते, पर परिभाषा के अनुसार अपन देखें तो 0 सम संख्या होता है। कैसे? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह से कट जाए, शेष कुछ ना बचे, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। देखो 2 से 0 काटोगे आप तो पूरी तरह कट जाता है, 0 आता है। ठीक है, पूरी तरह से कट जाता है, 0 आता है। इस हिसाब से शून्य भी एक परिमेय सम संख्या होती है, परंतु सम संख्या के एग्जाम्पल में शून्य को नहीं रखा जाता। सबसे पहले सम संख्या 2 ही मानी जाती है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2/0 लिखा हुआ है, 2/0। यदि आप किसी संख्या को 0 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 0 से यदि इसको विभाजित करते हैं तो इसका कोई भी आंसर नहीं आता है, ये होता है अपरिभाषित, कोई भी आंसर इसका नहीं आता है। किसी भी राशि को आप 0 से काटेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं होता है, वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। उसकी मैथ्स की भाषा में, मैथ्स में किसी भी राशि को 0 से काटने पर उसका कोई आंसर नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कोई भी आप कैलकुलेटर वगैरह में भी देख लीजिएगा, 0 की से काटेंगे तो कुछ भी आपको शो नहीं करेगा, डिस्प्ले खाली आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना, किसी संख्या से 0 काट रहे हो तो 0 बार कटता है, पर किसी 0 संख्या काटते हो तो उसका कोई आंसर नहीं आता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसकी हमको बहुत जरूरी पड़ने वाली है अभी आगे, बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो दशमलव वाली संख्याएं, अर्थात जो अपूर्णांक होते हैं, जो दशमलव वाली संख्या मतलब अपूर्णांक है, वो सम संख्याएं नहीं होती है। जैसे 1.5 या 2.25, ये दशमलव वाली संख्या है और कैसी है? अपूर्णांक है। तो ये जो ऐसी संख्या जो होती है दशमलव वाली मतलब अपूर्णांक, वो सम संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, कुछ भिन्न संख्याएं सम संख्याएं होती है, कुछ भिन्न संख्याएं जो है वो सम संख्याएं होती है। तो कैसे सम संख्या होती है? कुछ भिन्न संख्या देखें यहाँ पर, यहीं पे समझ लेते हैं इसको हम। ठीक है, कुछ भिन्न संख्या सम संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया हमने एक एग्जांपल के तौर पे 8/4। अब 4 से यदि आप 8 को काटते हैं तो ये 2 बार कट जाता है। 2 कैसी संख्या? सम संख्या है। तो ये जो 8/4 है वो एक सम संख्या हो, क्योंकि उसका जो मान होता है 8/4 की जो वैल्यू है 2 है, और 2 क्या है? सम है। तो ये सम संख्या, कुछ भिन्न संख्या सम संख्या होती है। इसी प्रकार कुछ भिन्न विषम भी होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके पहले ही क्लासों में पढ़ा भी है, सम भिन्न विषम भिन्न, है ना, जो मिडिल स्तर की क्लासेस है उसमें पढ़ा भी है आपने सम भिन्न और विषम भिन्न के बारे में। तो इस तरह से ये सम संख्याएं हैं। ये इतनी बात तो आप जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ नई बात जो आपको बता दी हूं मैं, क्योंकि मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं वो केवल छोटे स्तर पे नहीं बता रहा हूं, एक पूर्ण स्तर पे बता रहा हूं, जो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसका हमको 10वीं और 9वीं में प्रयोग करके इसको अच्छे से समझना है चीजों को। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगली संख्या, चौथी नंबर संख्या विषम संख्याएं, जिसको अपन ओड नंबर्स कहते हैं, इसका भी कोई संकेत नहीं होता है। क्या परिभाषा है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। देखिए हमने सम संख्या में क्या परिभाषा देखे कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पर ये विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से, ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात शेषफल उसमें 1 बचेगा। 2 से विभाजित करने के बाद शेषफल 1 बचेगा, 2 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। और जो पूर्णांक हो, कैसी हो? देखो सम संख्या भी कैसी होती है? सब पूर्णांक होती है। विषम संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक होती है। इसका ध्यान रखना है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती, शेषफल 1 बचता है और पूर्णांक होती है, उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे पहली विषम संख्या 1, क्योंकि 0 के बाद 1 आएगा तो 0 तो सम होता है ना, तो 1 आ जाएगा, तो 1 विषम संख्या होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ऐसे ही बहुत सारी इन्फिनिटिव अनंत तक जो संख्या है वो विषम संख्याएं होती है। देखो विषम संख्याओं के बीच में जो संख्या छूट गई वो सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं के बीच में जो संख्या छूट जाती है वो विषम संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 छूट गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सम संख्याएं थी। तो और सम संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो सम के बीच में विषम, विषम के बीच में सम संख्या होती है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखिए, शून्य विषम संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य तो सम संख्या होती है, तो विषम संख्या ये नहीं है। अगली बात, ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -5, -7, उसी प्रकार से -9, -11 और उसी प्रकार से आगे भी डेश डेश डेश, मतलब जो विषम संख्याएं हैं वो ऋणात्मक भी मानी जाती है, ऋणात्मक भी हो, जैसे कि ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक सम संख्या भी होती है, उसी प्रकार से ऋणात्मक विषम संख्याएं भी होती है, पर शून्य इसमें नहीं होता है, क्योंकि शून्य सम होता है। नेक्स्ट, दशमलव वाली संख्याएं अर्थात अपूर्णांक। दशमलव वाली संख्या का मतलब अपूर्णांक, विषम संख्याएं नहीं होती। मतलब विषम संख्या और सम संख्या दोनों ही पूर्णांक होती हैं, अपूर्णांक यानी दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती है। कुछ भिन्न संख्याएं विषम संख्याएं हो सकती है, कुछ भिन्न संख्याएं विषम, सभी के सभी भिन्न विषम होते हैं या सभी के सभी भिन्न सम होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भिन्न सम भी हो सकते हैं और कुछ भिन्न विषम भी हो सकते हैं। मतलब कुछ परिमेय संख्याएं सम भी हो सकती है, कुछ परिमेय संख्याएं विषम भी हो सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगली संख्या। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले कुछ बातें हैं। सम एवं विषम संख्याओं को पहचानने के तरीके। तो सम और विषम संख्याओं को पहचानने के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है अंतिम अंक को देखकर आप पहचान सकते हो, और दूसरा इसका तरीका होता है संख्याओं में 2 से भाग देकर के आप सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने यहाँ कुछ संख्या ली हुई है, देखो छोटी छोटी संख्या, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि 2 कौन सी संख्या है, 4 कौन सी संख्या है, 10 कौन सी संख्या है, आपको पूछ लिया जाए कि 28 कौन सी संख्या है, आपको पूछ लिया जाए 88 कौन सी संख्या, आपको पूछ 68 कौन सी संख्या है, आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि ये सम संख्या है। वहीं पर आपको पूछ लिया जाए 1, 3, 13 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 33 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने 37 ले लिया, ये कौन सी संख्या है? तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि विषम संख्या है। तो इस तरह से छोटी संख्याओं में सम और विषम को पहचानना बहुत आसान है। पर कोई बड़ी लंबी संख्या आ जाए, मोटी संख्या आ जाए, उसमें से सम विषम पहचानना है, तो आप क्या करेंगे कि अंतिम अंक को देखेंगे। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 8 है। यदि अंतिम अंक क्या है? सम है, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम होगी। तो यहाँ पे अंतिम अंक 8 सम है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? सम है। उसी प्रकार यहां पे देख रहे हैं आप अंतिम अंक क्या है? 0। और मैंने आपको बताया पहले कि 0 जो होता है वो सम में गिना जाता है, मतलब 0 सम संख्या होती है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम। अंतिम अंक यदि सम है तो पूरी संख्या सम, अंतिम अंक यदि विषम है तो पूरी संख्या विषम। मैंने यहाँ विषम का भी एग्जाम्पल लिख लिया है, देखो लास्ट में आप देख रहे हैं 3 है, और 3 जो है वो कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। इसका मतलब जो पूरी संख्या लिखी है ये कैसी है? विषम है। तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो संख्या सम है या विषम। अंतिम अंक सम है तो पूरी संख्या सम, और अंतिम अंक यदि विषम है तो पूरी संख्या विषम। ये तो हो गया एक तरीका। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, इसी से पहचान लो किसी बड़ी से बड़ी संख्या को। पर यदि आप, और एक तरीका इसमें है कि संख्या में 2 का भाग देकर भी पहचान सकते हैं। कोई संख्या मैंने यहाँ पे ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 24, इसमें हम क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पर कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा, 24 आ जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा? 0। किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर पूर्णांक में भाग चले जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चल जाए और शेषफल कुछ ना बचे, शेषफल कुछ ना बचे मतलब 0 आए, तो ऐसी संख्या जो ये 24 है ये क्या होगी? सम संख्या होगी। पर यदि मैं इसी में ले लेता हूं यहाँ पे 25, अब 2 का हम 25 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा, 24 आएगा, घटाने पर यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो 2 से भाग देने पर
ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है और भागफल पूर्णांक में आता है। भागफल क्या आएगा? पूर्णांक में आएगा, पर शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, शेषफल 1 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25 है ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, शेषफल 1 बच रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो 24 है वो क्या थी? सम संख्या है, पर जहाँ जो 25 है वो क्या है? विषम संख्या। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या में 2 का भाग दे करके सम और विषम को पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप लास्ट वाला अंक देख लो। देखो 24 का लास्ट अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 4 है, मतलब सम है, और 25 का अंतिम अंक क्या है? 5 है, मतलब वो विषम है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है, पर एक तरीका ये भी है। तो इस तरह से आप किसी भी सम और विषम संख्या को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वीं के स्तर में भी, 10वीं के स्तर में। 10वीं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज, क्योंकि 10वीं में जो प्रश्नावली 1.1 में जो प्रश्न है, इसकी जानकारी के बिना नहीं बन सकते वो ठीक से। ठीक है, तो सम और विषम संख्याओं के कुछ गुण धर्मों के बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया हूं, ये जो आप नियम देख रहे हैं सम और विषम के, तो ये प्लस और माइनस दोनों के लिए है। मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं, मैं ये भूल गया था। तो ये प्लस माइनस, इसको अपन 3 बार अलग, मतलब प्लस के लिए 3 बार, माइनस के लिए 3 बार लिख सकते हैं, पर क्योंकि वही रिजल्ट होता है इसलिए वहीं पे कर लेते हैं, तो हमको 3 बार में हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो 3 चीज देख रहे हैं ये योग के लिए है और अंतर के लिए भी है। माइनस, योग और अंतर, मतलब जोड़ने और घटाने दोनों के लिए एक साथ हो जाता है। क्या मतलब है इसका ध्यान समझेंगे। मैं एग्जाम्पल भी आपको करके यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सम प्लस सम, यानी सम राशि को सम संख्या को सम संख्या से जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है, और उसी प्रकार सम संख्या को सम संख्या से घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। मतलब सम प्लस माइनस सम होता है। क्या मतलब है इसका? यदि हम कोई सम संख्या ले लें, यहाँ पे 4 ले लेता हूं, और इसमें कोई एक सम संख्या और जोड़ देते हैं, 2 ले लिया, छोटी संख्या लेते हैं ताकि समझने जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, समझने में आसानी हो। तो 4 एक संख्या ले लिया, 2 एक संख्या ले लिया, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है उसका 6 आ रहा है, और 6 क्या है? एक सम संख्या है। उसी प्रकार यदि 4 माइनस 2 यानी माइनस में कर दिया जाए, तो 4 में से 2 घटने पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो दोनों ही ये संख्या जो 6 और 4 है वो क्या है? सम है। मतलब दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ो या घटाओ तो आंसर आपका क्या आएगा? सम आएगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर 10th लेवल के स्तर पर। नेक्स्ट आते हैं, विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ो या घटाओ, सम आएगा। जोड़ो तो भी सम, घटाओ तो भी सम। अब ले लेते हैं यहाँ पे कोई विषम संख्या, यहाँ पे 5 मैंने ले लिया और ये 3 ले लिया, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 8। कैसा आया? सम आया। इसी में यदि आप इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो दोनों ही देखिए 8 और 2 दोनों कैसे हैं? सम है। तो विषम को विषम से जोड़ो या घटाओ, क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ो या घटाओ, सम को विषम से। देखो यहाँ सम था, सम आया, विषम सम आया, पर यहाँ सम विषम, अब विपरीत संख्या हो गई। सम को विषम से जोड़ो या घटाओ, क्या आएगा? विषम आएगा। देखते हैं, 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 7। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया? 7। दोनों देखो ये सम है, ये विषम है, दोनों को जोड़ दिए, क्या प्राप्त हुआ? विषम। तो सम प्लस विषम बराबर विषम। अब माइनस कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आया? 1 आया। तो यदि हम घटाते हैं सम में से विषम को तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ये विषम को पहले, सम को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें हुई। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। ये 3 बात प्लस के लिए भी वही है, माइनस के लिए भी वही है। अब जो है इधर नीचे आप देख रहे हैं, ये है गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए सम संख्या का सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 गुणित मैंने 2 ले लिया तो कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो ये भी सम है, ये भी सम है। 4 सम होता है, 2 सम होता है। दोनों का यदि हम 2 सम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। सम गुणित सम बराबर सम। विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो विषम प्राप्त होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया मैंने 7। ठीक है, तो 7 5 35, क्या प्राप्त हो गया? 35। विषम संख्या है, 35 की संख्या है, विषम संख्या है, तो ये देखो विषम संख्या प्राप्त हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करें। अभी विपरीत संख्या है, सम का विषम से गुणा तो सम प्राप्त होगा। एक सम संख्या ले लेता हूं मैं 4 और गुणा कर लेते हैं विषम संख्या 3 का, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, और 12 की संख्या सम संख्या। तो ये जोड़, घटाने और गुणा, मतलब योग, अंतर, गुणा के लिए सम संख्याओं के बीच आपसी जो क्रियाएं होती, संक्रियाएं होती, 3 संक्रिया, योग मतलब योग, अंतर और गुणा, ये 3 संक्रिया सम विषम के बीच जो होती है उनमें क्या रिजल्ट आता है, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए 9th में भी और स्पेशली 10th में, क्योंकि इसके आधार पर प्रश्न बनने वाले हैं अपने। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी है रोक करके इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आगे अब आ गई 5वीं नंबर सिस्टम, मैंने संख्या पद्धति की 5वीं संख्या, और वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के 2 और नाम है, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। इसके लिए कोई विशेष संकेत नहीं होता है। परिभाषा क्या है?
ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक, अब यहां बहुत ध्यान समझना क्योंकि ये 10वीं 9वीं में भी और 10वीं स्तर पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऐसी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो वगैरह शामिल नहीं होता है, जीरो नहीं रहेगा, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं रहेगी। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो वन और स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से, कम से कम किसी एक अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। बहुत ध्यान समझना, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं से तो कटेगी, इन्हें भाग जाएगा ही जाएगा पूर्णतः, पर उसके अलावा कम से कम एक, अधिकतम 2 3 4 5 संख्या से भी जा सकता है भाग उसमें, पर कम से कम एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से भी यदि कट जाती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4, मतलब इसमें 0 1 2 3 भाज्य संख्या में शामिल नहीं होते हैं। सबसे पहली संख्या 4 होती है। 4 6 8 9 10 12 इसी तरह से आगे भी धीरे धीरे अनंत तक, इन्फिनिटिव, ये जो है भाज्य संख्याएं होती है और नाम ही उसका भाज्य। भाज्य का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी वो भाज्य विभाजित हो जाती है, भाग उसमें चल जाता है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और भाग पूर्णतः पूर्णांक में जाना चाहिए, बस का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। भाज्य संख्याएं पूर्णांक में विभाजित होनी चाहिए, दशमलव में नहीं, पूर्णांक में विभाजित होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। और शेषफल हमेशा शून्य आना चाहिए। क्या मतलब है, जैसे मैं 4 को लेकर चल रहा हूं, 4 है, ठीक है, देखो 4 जो है वो 1 से विभाजित होगा, 4 में 1 से भाग जाएगा 4 बार, 4 आएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे कि शेषफल शून्य होना चाहिए, शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और जो उसका भागफल आएगा, विभाजित होने से मतलब पूर्णांक विभाजित होना चाहिए, मतलब जो भागफल आएगा वो क्या आना चाहिए, वो पूर्णांक आना चाहिए। कभी भी यहाँ पे दशमलव में हम इसको नहीं काटेंगे, ठीक है, दशमलव में नहीं कटती है। तो भागफल पूर्णांक होना चाहिए और शेषफल हमेशा शून्य आना चाहिए, ऐसी संख्या। तो ये 1 से कट गई, ये 4 जो है खुद से कट जाएगा, 4 जो है 4 से कट जाएगा कितने बार, एक बार, 4 एकम 4 और क्या आ गया, शून्य। देखो ये जो 1 आया ये क्या है, पूर्णांक है और यहाँ शून्य आ रहा। तो ये 2 मतलब ऐसी संख्या जो 4 है, 4 1 से भी कट रही है, 4 4 से भी कट रहा है, तो ये 1 से कट रहा है, स्वयं 4 से कट रहा है, 2 बातें हो गई। और ये जो 4 है वो 2 से भी कट जाएगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा, कितने बार, 2 बार, 4 आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो देखिए 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 4 स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा 4 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और इसके अलावा किसी कम से कम किसी एक संख्या से और कटे, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या बोलते हैं। जो केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कट सकती, वो अभाज्य संख्या। इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात देखते हैं, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। यह सबसे प्रमुख बात है। जो भाज्य संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड में कौन कौन आएंगे, एक तो रहेगा, एक और एक वो खुद संख्या, स्वयं संख्या। तो ये 2 गुणनखंड तो ये है, पर 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 2 के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड, मतलब 3 कम से कम गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड बोल रहे हैं, मतलब 2 से अधिक का मतलब क्या होगा, 3 4 5 6 7। तो 2 से अधिक गुणनखंड, ये सबसे प्रमुख बात है। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी एक आप परिभाषा बोल सकते हैं। तो भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वीं और 10वीं दोनों ही लेवल में आगे चीजों को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभाज्य संख्याएं, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके लिए भी स्पेशल कोई संकेत नहीं होता है। परिभाषा देखिए क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, 0 ऋणात्मक इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से, केवल और केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो, मतलब इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, बस 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो भाज्य, केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो अभाज्य। ये भी एक परिभाषा आप जोड़ सकते हैं। एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, नहीं होगी, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं, तो अभाज्य। केवल 2 से अधिक गुणनखंड है, एक और स्वयं के अलावा भी और गुणनखंड है उससे, तो वो भाज्य। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 अनंत तक जो है ये हो सकती है संख्याएं, ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, प्रश्न आता है ये सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4, ठीक है। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, देखो ध्यान समझना, केवल 2, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड कौन कौन से, 1 और वो संख्या स्वयं, ये बस ये 2 ही गुणनखंड होंगे, वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2। हम देखते हैं 2 जो है वो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 बार, ये आ गया 0,
ठीक है। तो ये जो 2 है वो 1 से कट रहा है और 2 से भाग जाएगा पूरी तरह से, 2 एकम 2 और ये 0 आएगा। तो 2 के ये जो 2 है इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो है 1 और दूसरा है 2 ही गुणनखंड है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या है। पर यहाँ कई लोगों का कहना है कि सर एक भी तो अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है? देखिए समझिए, हमने क्या बोला कि ये कंडीशन विशेष है कि केवल 2 गुणनखंड, केवल 2, एक भी नहीं होना और 3 भी नहीं होना, केवल 2 गुणनखंड होना, वो एक संख्या और वो संख्या स्वयं, एक और संख्या स्वयं। देखो अब यहाँ पे एक से कट जाएगा, एक बार 1 आ गया, घटाने पर 0 आ जाएगा, ये तो ठीक है। जो 1 है वो 1 से कट गया, ठीक। अब वो 1 स्वयं ही है, तो 1 स्वयं 1 है और वो 1 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, 1 का केवल एक गुणनखंड है, जबकि यहाँ कंडीशन क्या है? 2 गुणनखंड होनी चाहिए, तो वो अभाज्य कहलाएगी। जबकि 1 का एक ही गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड नहीं होता, इसलिए 1 जो है अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता, अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या, भाज्य का उल्टा अभाज्य। भाज्य मतलब जो बट जाए, नाम इससे समझ में आता है। भाज्य मतलब जो बट जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी बट जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, उसको भाज्य बोलते हैं। अभाज्य नाम समझ में आ रहा है। अ का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, किसी भी शब्द के सामने यदि अ उपसर्ग के रूप में लगाए तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं होता है, मतलब भाज्य नहीं, ऐसा अभाज्य। तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे उनको अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 7वां सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं के और 9वीं के पर्पज से स्पेशली, क्योंकि प्रश्न है इन पे आधारित, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या परिभाषा है? सह अभाज्य। देखो अभाज्य पर सह लगा है। अभी हम 6ठे नंबर पे देखा था अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं से कटती, किसी और से नहीं कटती, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य बोलते हैं। सह अभाज्य, तो सह अभाज्य क्या होती है? कम से कम 2 अभाज्य संख्या, नाम है अभाज्य, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है। ये महत्व का मतलब है महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है। महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ी राशि, अधिकतम वाली राशि, और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब छोटी राशि होती है, छोटी संख्या होती है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 से अधिक संख्या भी हो सकती है समूह में, 3, 4, 5, पर कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्या, इनका सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये 10वीं में अध्याय 1 में लास्ट के प्रश्नावलियों में इसका बहुत यूज है, और ये हमको पता होना चाहिए क्या होती है, तभी हम प्रश्नों को कर पाएंगे। अब एग्जांपल दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो संख्याओं के 2 समूह लिए हैं, आप और भी समूह ले सकते हैं, अनंत समूह हो सकते हैं। तो 2 और 3 और 11, 13 मैंने समूह लिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसको हम समझते हैं, पर इसको करने से पहले ध्यान देंगे, अंतिम भाजक 1 होना चाहिए जो शेषफल को शून्य कर दे। HCF के लिए कंडीशन होती है, आप पहले क्लास में पढ़े कि अंतिम भाजक 1 होना चाहिए जो शेषफल को क्या कर दे? शून्य कर दे। और अंतिम भाजक जो शेषफल को शून्य कर देता है वही उन संख्याओं का HCF कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंतिम भाजक जो शेषफल को शून्य कर देता है, शेषफल को क्या कर देगा? शून्य कर देगा, 0 कर देगा, शेषफल खत्म कर देगा, वही HCF कहलाता है। हम इन 2 संख्याओं को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो 2 और 3 मैंने लिया हुआ है, 2 संख्याओं का समूह है, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का। देखो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 11, 13 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याओं का समूह मैंने लिया है, देखते हैं क्या इनका HCF 1 है क्या। तो ये जो 2 संख्या का समूह देख रहे हैं आप, 2 और 3 का, ये अभाज्य संख्याओं का सह अभाज्य संख्या है। 11, 13 भी सह अभाज्य संख्या है। तो क्या इसका HCF 1 आ रहा है? हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो 2 का 3 में भाग देते हैं, 2 का 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको यदि अपन यहाँ पे घटा देते हैं तो क्या बचता है? 1 बचता है। अब आप देखिए, जनरली हम जब सामान्यतः भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जो शेषफल है वो छोटा हो चुका है और भाजक क्या है? बड़ा है। जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए तो भाग की क्रिया बंद हो जाती है। पर एक तरीका होता है कि यदि हम यहाँ पे चाहें तो दशमलव लगा करके और दशमलव का यहाँ पे 0 लगा करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कितने बार जाएगा? 5 बार जाकर के ये 10, और यहाँ पे शेषफल शून्य ला सकते हैं। पर मैं बात कर रहा हूं क्या कि HCF की। जब हम HCF निकालते हैं किस संख्या का, तो HCF पूर्णांक में निकलता है। इस तरह से दशमलव में करके हम HCF नहीं निकालते हैं। तो HCF निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे। इस तरह से हम भाग में करते हैं, पर HCF में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो शेषफल क्या बचा था? 1 बचा था। अब देखो शेषफल जो है भाजक से छोटा हो गया है, तो अब उस शेषफल का भाग भाजक में देते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। यहां पे ध्यान रखेंगे, जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए तो वो शेषफल जो है अब क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है, और जो पहला भाजक था वो भाज्य बन जाता है।
जो शेषफल था, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ेंगे, एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो दो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करने की, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है, विधि है। ठीक है, तो वहां पे हम इसको समझेंगे और वहां पे मैं आपको विस्तार से और बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी क्या करेंगे, जो शेषफल एक प्राप्त हुआ था वो आपका क्या बन गया, भाजक बन गया, और जो पहला भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, और उसका भाग देंगे तो 1 का 2 में भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करने पर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मैंने बताया अंतिम भाजक जो शेषफल को शून्य कर देता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे अंतिम भाजक कौन है, दो एक भाजक है, दो पहला भाजक है, और लास्ट यानी सेकंड भाजक जो है, लास्ट भाजक जो है वो 1 है। तो यहाँ जो 1 है ना, वो अंतिम भाजक है जिसने शेषफल को क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है। इसका मतलब 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे जो 1 है ये 2 और 3 का एचसीएफ है। तो हमने यहाँ पे परिभाषा में बोला कि कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 है, इसका मतलब ये 2 और 3 का जो समूह है वो कैसा है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात। वैसे ही देखो हम यहाँ पे और समझ लेते हैं इसको भी एग्जाम्पल में, इसको भी हम यहाँ पे समझे 11 और 13। तो 11 का हम भाग दे देते हैं 13 में, कितने बार जाएगा जी, 11 एकम 11। ठीक है, शेष बचा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो शेषफल था वो क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया। दशमलव में हम भाग नहीं दे सकते, मैंने आपको यहाँ पे बताया। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तब दशमलव में भाग नहीं देते, पूर्णांक में भाग देते हैं। अब जो 2 है ना, वो जो शेषफल प्राप्त हुआ ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो ये भाजक 11 था वो बन जाएगा अभी इधर यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। और 2 का 11 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, घटाने पर शेषफल 1 बचेगा। वही स्थिति को फिर दोहराना है, ये 1 है। ठीक है, और ये 2 जो यहाँ पे भाजक बना था, शेषफल जो 2 था वो भाजक बना था, अब यहाँ पे ये भाज्य बन जाएगा। तो 1 का 2 में आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, और घटाने पर शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए, तो ये अंतिम भाजक जिसने शेषफल को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, वो कौन है जी, 1 है। यहाँ 3 भाजक हैं, 11, 2 और 1। तो अंतिम भाजक, यहाँ पे मैंने बताया आपको, अंतिम भाजक जो शेषफल को शून्य कर दे वही एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक जिसने शेषफल को शून्य कर दिया है वो कौन है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 और 13 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है। 11 और 13 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1। ठीक है, तो इस तरह से तो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ 1 होता है वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, 11 और 13 सह अभाज्य संख्या है। 2 ही संख्या होगी जरूरी नहीं है, 2 से अधिक संख्या हो सकती है, पर कम से कम 2 है ना संख्या अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं। 8वां पूर्णांक संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है पूर्णांक संख्याएं। इनको इंटीजर्स कहते हैं, नाम समझ में आता है। पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जो दशमलव नहीं होता है, दशमलव नहीं रहेगा, पूरे पूरे अंक रहेंगे, गिनती के अंक रहेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या रहेगी, इसमें पूर्ण संख्या रहेगी। ठीक है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या परिभाषा में अपन देखेंगे तो पूर्णांक, इनको इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। इनको दर्शाते हैं कैपिटल आई या जेड से, कहीं कहीं जगह पर कैपिटल आई से तो कई जगह पर कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। ये इसका संकेत होता है, प्रतीक होता है। परिभाषा क्या है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, ठीक है, शामिल कर दिया जाए। पूर्ण संख्या मतलब जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है वो संख्या पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है पर ऋणात्मक मान, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, पर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक होता है ना। यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे हैं, जो कि मैंने एक लाइन यहाँ पे ली हुई है। तो ये एक संख्या रेखा है, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि संख्या रेखा जो है वो 2 प्रकार की होती है। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर संख्या रेखा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की संख्या रेखा कौन कौन सी होती है, ये देखो। संख्या रेखा में दोनों तरफ तीर के चिन्ह होते हैं, और दोनों तरफ तीर के चिन्ह, इसका मतलब यह है कि हम इसको दोनों तरफ जितना चाहे आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। इस संख्या रेखा को क्षैतिज संख्या रेखा, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा बोलते हैं। क्षैतिज संख्या रेखा, सरल भाषा में अपन इसको, खड़ी भाषा में जो है आड़ी संख्या रेखा अपन इसको बोल सकते हैं। और इसमें बीचों बीच में 0 यानी शून्य लिया जाता है, और शून्य के दाएं तरफ मतलब राइट हैंड में धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट हैंड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। ये आपने पहले क्लास में पढ़ा। इसको बोलते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल संख्या रेखा।
ठीक है। एक संख्या रेखा और होती है जिसको हम सरल भाषा में बोल देंगे खड़ी संख्या रेखा, आड़ी संख्या रेखा, खड़ी संख्या रेखा। इसमें बीचों बीच में जीरो लेते हैं और जीरो से ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या लिखी जाती है और जीरो से नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है, जो आपने 9th में पढ़ा है और जो 9th के बच्चे हैं वो इसमें पढ़ेंगे आगे, और 10th वाले बच्चे जो है उन्होंने 9th में पढ़ा है इसको। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। सामान्य भाषा में खड़ी और आड़ी, ऐसा। तो ये दो प्रकार की संख्या रेखाएं होती है। जो 9वीं का पहला अध्याय आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अध्याय में सबसे पहले पेज पर संख्या रेखा ही आपको मिलेगी, और जब हम पहले पेज पर जाएंगे पढ़ेंगे तो संख्या रेखा के बारे में और विस्तार से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा ली है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये संख्या रेखा एक क्षैतिज संख्या रेखा है। मैं बीचों बीच में यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ और जीरो के ये वाला जो इधर का जो भाग है उसको बोलेंगे हम दायां भाग, यानी राइट हैंड साइड, और इधर जीरो के इधर का जो भाग है इसको हम बोलेंगे बायां भाग, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ये कैसी संख्या रेखा है? तो ये क्षैतिज संख्या रेखा है, क्षैतिज संख्या रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो जीरो के इधर में मैंने अभी बताया आपको कि जीरो के राइट हैंड दाएं तरफ में कौन संख्या ली जाती है? धनात्मक संख्याएं रखी जाती है। 1 2 3 4 5 देश अनंत तक संख्या यहां पे ले सकते हैं। और जीरो के बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं जो है क्षैतिज रेखा पर रखी जाती है। -1 -2 -3 -4 -5 देश अनंत तक संख्याएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम जितना चाहें इस संख्या रेखा को आगे, इधर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इधर भी तीर का चिन्ह लगा हुआ है, जितना चाहें हम दोनों तरफ इसको प्रसार कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी रेखा के शीर्ष पर यदि तीर लगा है तो इसका मतलब होता है उसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये हम 9वीं में अध्याय 6 में पढ़े हैं और पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? मध्य में जीरो रहता है। जीरो के क्षैतिज संख्या रेखा पर जीरो के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक रखे जाते हैं, और ये सब के सब पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक कौन कौन होते हैं? धनात्मक भी होते हैं, शून्य भी होते हैं और ऋणात्मक भी। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये तीनों ही पूर्णांक होते हैं। जीरो के दाएं तरफ जो संख्या लिखी जाती है उनको धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या लिखी जाती है उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और ये जीरो जो है, ये शून्य जो है, शून्य, इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। इसको उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे इसको। ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक कौन है? तो शून्य होता है, एक ही होता है अकेला बस। ये है क्षैतिज संख्या रेखा। इस पर हमने सारे पूर्णांक को देखा। तो पूर्णांक जो है धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, ये जो दिख रहे हैं आप इधर पे धनात्मक पूर्णांक। जीरो के राइट हैंड साइड पर दाएं तरफ जो लिखे हैं पूर्णांक है ना, अब पूर्णांक नहीं होते, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक। तो ये जो है क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा जो है ऋणात्मक पूर्णांक, देखो इधर पे लिखे हुए हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 देश जितने भी आप उसके आगे गिनती अनंत तक, ये जो है अनंत तक गिनती जो है यहाँ पे हो जाती है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो लिखे हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और उदासीन पूर्णांक कौन होता है? तो शून्य होता है उदासीन पूर्णांक। और शून्य उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इस पर प्लस माइनस चिन्ह का, यानी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे आप लोगों को मालूम है ये जो जीरो है, अब मैं आपको बोलूं कि बताइए जीरो जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। ये जिस संख्या के साथ में आएगा उस संख्या के साथ अपना रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने -2 लिखा हुआ है। अब 2 के साथ जीरो लग गया, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है, तो वो जीरो क्या हो गया? प्लस बन गया, मतलब धनात्मक हो गया। पर -2 के साथ हम जीरो लगेगा तो वो जीरो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिलाया उस रंग जैसा। तो जीरो भी वैसा ही है। जीरो रे जीरो तेरा कौन सा चिन्ह, तो जिस चिन्ह में मिलाया उस चिन्ह, वो ही चिन्ह बन जाता है वो। ठीक है ना, ऐसा है। तो प्लस माइनस, इसलिए इसको उदासीन बोलते हैं। इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। स्पेशली वो प्लस माइनस नहीं होता है, जिस संख्या के साथ मिलता है उसका चिन्ह उदाहरण कर लेता है, ये बात होती है इसमें। तो 3 तरह की पूर्णांक संख्याएं जो है 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। नेक्स्ट पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकते हैं। धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य होते हैं। दशमलव वाली संख्याएं अर्थात अपूर्णांक, ध्यान रखिएगा, दशमलव वाली संख्याएं अर्थात अपूर्णांक, पूर्णांक संख्या नहीं होती। नाम ही है उसका पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण अंक होंगे। दशमलव संख्या तो अपूर्णांक होती है, तो वो उसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आ गई 2.25। अब आपको पूछा जाए कि क्या ये पूर्णांक है, तो बिल्कुल नहीं है, दशमलव लगा हुआ है तो पूर्णांक नहीं है। पर एक बात ध्यान रखिए, 8.00, बताइए क्या ये पूर्णांक है? तो हाँ, ये पूर्णांक है। दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये आप शून्य लगाएं, दशमलव यहां पे लगाएं चाहे ना लगाएं, 8.00 का मतलब 8 ही होता है और 8 पूर्णांक है। पर दशमलव के बाद यदि कोई 1 2 3 4 कोई अंक है जीरो को छोड़कर, तो फिर वो अपूर्णांक होती है और ऐसी संख्याएं पूर्णांक नहीं है। पर 8.00 है या कोई भी संख्या दशमलव के बाद 00 वाली, शून्य वाली, वो पूर्णांक होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट लिखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये बात बहुत ध्यान रखें, हमने ये बात को पहले भी देखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और नाम समझ में आता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, ठीक है, पूरा अंक, दशमलव वाली संख्या इसमें शामिल नहीं होगी। अब यहां पे देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक हो गया। 9वां आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इसको स्मॉल r से या कैपिटल Q से शो करते हैं, रेशनल नंबर्स इसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9वीं और 10वीं दोनों ही मैथ्स के सिलेबस के हिसाब से, पहले अध्याय के लिए, स्पेशली पहले अध्याय के हिसाब से। क्या परिभाषा है इसकी? तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप, यानी भिन्न रूप का मतलब भिन्न कौन होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप यानी कि अंश बटे हर अर्थात p बटा q, यहाँ पे अंश को p से और हर को q से दर्शा रहे हैं। यहाँ पे चाहे हम तो a b x बटे y ऐसा भी सकते हैं, जनरली p q से शो करते हैं। तो अंश को p से और हर को q से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिनको अंश बटे हर यानी कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और एक कंडीशन ध्यान रखना है कि जो हर q है वो शून्य ना हो, हर q शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हर q शून्य ना हो, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को सामान्य भाषा में भिन्न हम बोलते हैं, परिमेय संख्या या इसी को भिन्न बोलते हैं, जिसको अंश बटे हर के रूप में जो है लिखा जाता है, अंश बटे हर। ठीक है, इस रूप में। तो यहाँ पे अंश को p से और हर को q से शो करते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हर q है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हर शून्य है तो वो परिमेय संख्या नहीं। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब 0/4 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। पर यदि 4/0 लिखे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंश जो हर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हर 0 है, परिमेय संख्या नहीं होगी, पर अंश 0 है तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बातों, ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 2/3 है, ये 11/5 है, ये -4/-11 है, ये -6/7 है, ये 4/-3 है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 5.5/6 है, ये 0 है, 5 है, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 और वर्गमूल 16। ठीक है, ये संख्या इस तरह से लिखी हुई है। देखो, तो यहाँ पे समझेंगे अपन क्या ये सब परिमेय है, परिमेय के सब एग्जाम्पल है। कुछ में आपको दिक्कत भी आएगी समझने में, तो यहाँ पे ध्यान समझिए। 2/3, 2 और 3 यानी अंश और हर दोनों ही पूर्णांक है और हर 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या? धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होती है, अभी आप आगे समझेंगे। अगला 11/5 दोनों ही पूर्णांक है, और जो हर है यानी जो 5 हर जो है ना, वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको ये देखने में लग रहा होगा दोनों की संख्या जो है ऋणात्मक है। तो ये बताइए मेरे को कि ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो धनात्मक है, तो ये धनात्मक संख्या है, देखने में लग रही ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/11 बचेगा, और दोनों ही पूर्णांक है और ये हर जो है 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो ये जो तीनों सामने जो दिख रहे हैं आप, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि कट गया तो ये भी धन बन गई, धनात्मक परिमेय संख्या। अब इधर देखिए ये दो जो है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, -6/7, दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, पहले हमने समझ लिया। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ऋणात्मक -6 है और ये प्लस है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे मैंने अंश जो है ऋणात्मक लिया, यहाँ पे हर ऋणात्मक लिया, 4/-3, ये भी एक परिमेय संख्या है, पर कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, और ये कैसी, धनात्मक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, 5.5/6, तो 5.5 तो कैसा है, पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक है। और प्रश्न की स्थिति क्या है, क्या बोलती है परिभाषा परिमेय संख्या की, कि पी और क्यू यानी अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ तो जो अंश है वो कैसा है, अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। पर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 55/60 लिख सकते हैं, है ना, दशमलव का यहाँ 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण बन जाएगा। अब 55/60 जब इसको लिख सकते हैं तो 55 और 60 तो अंश और हर दोनों ही पूर्णांक है और हर शून्य नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये जो 5.5/6 है उसको इस रूप में लिख करके हम इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, ये रूप परिमेय संख्या नहीं है, पर इसका ये रूप बनाएंगे तभी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या 0 परिमेय संख्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो 0 पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, और 0 एक परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये परिमेय 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 0 परिमेय संख्या भी होगी। क्यों? अब यहाँ पे परिभाषा के अनुसार बात आती है कि सर जो परिमेय संख्या है वो तो अंश बटे हर यानी p/q के रूप की होनी चाहिए, तो यहाँ तो ये हर ही नहीं है, इसका ये तो अंश है। अच्छा, जो संख्या जैसे मान लीजिए 0 लिखा है, 5, अकेली जो संख्या होती है वो क्या होती है, अंश होती है कि हर होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 10, मुझे बताइए 10 अंश है कि हर है, तो ये क्या है, अंश है। क्योंकि इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हर एक संख्या जो अंश में होती है उसके नीचे आप लिखो चाहे ना लिखो 1 होता है, ठीक है। हम जब भी चाहें उसके अवस्था अनुसार यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो ये जो है अंश है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये भी पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक 0 होता है, 0 पूर्णांक होता है। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हर यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है, इसका मतलब 0 भी परिमेय संख्या है। और 9वीं के अध्याय 1 की प्रश्नावली जो है 1.1, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या 0 परिमेय संख्या है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ 0 परिमेय संख्या है, उसको p/q के रूप में, जहां q बराबर 0 नहीं है, लिख सकते हैं। अब हम आगे जब 9वीं में देखेंगे तो प्रश्नावली में इसको हल करेंगे। ये 5 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे तो 5/1 बन जाएगा, दोनों ही पूर्णांक हैं, और जो हर है वो 0 नहीं है, इसका मतलब 5/1 यानी 5 जो है वो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। वर्गमूल 9 का जो मान है वो 3 होता है। वर्गमूल 16 का मान जो है वो 4 होता है। तो ऐसी वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक प्राप्त हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल होता है, वो भी परिमेय संख्याएं होती है। 4 का वर्गमूल पूर्ण होता है 2, 3 का वर्गमूल भी 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। वैसे वर्गमूल 25, 36, 49, आगे 81 ऐसी वर्गमूल की वाली संख्याएं जिनका मान पूर्णांक में हो, पूर्ण अंक हो, उनके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि 2, 3, 4 अंश है तो उनके नीचे 1 मान लेंगे। और देखो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अंश हर दोनों ही पूर्णांक है और हर शून्य नहीं है, ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब की सब परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, इस तरह से। अब कुछ खास बातों को समझें तो शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने बता दिया आपको कि शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 मान के इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हर q शून्य नहीं होता है। तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है। कई बार पूछता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। शून्य तो होती है और परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक संख्या देखो मैंने यहाँ बताया आपको, ऋणात्मक संख्या ही बताया और 0 ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे और समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अभी परिमेय संख्या क्या होती है वो हमने समझा, तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बात समझने वाली है कि दशमलव प्रसार क्या है, संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद
उसके जो अंक आते हैं, दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उसको दशमलव प्रसार कहा जाता है। हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे इसको समझेंगे। तो अभी पहले बात ये समझें कि परिमित संख्या दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शांत होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत अशांत जैसा नाम है वैसे ही काम है ना। कुछ चरणों के बाद यहाँ पे ये शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब भाग जो है, भाग की क्रिया शांत हो जाएगी। परंतु यहाँ पे कई चरण, पूरे जिंदगी भर आप मतलब भाग करते जाओगे, चरण बढ़ाते जाओगे तो भाग की क्रिया में, पर ये शांत नहीं होगा। ठीक है, मतलब शांत नहीं होगा मतलब भाग की क्रिया शांत नहीं होने का मतलब शेषफल शून्य नहीं आएगा। भाग की क्रिया शांत होने का मतलब शेषफल कुछ चरणों के बाद शून्य आ जाएगा। अधिकतम चरण आ सकते हैं, कम से कम चरण आ सकते हैं, पर शेषफल शून्य आ जाएगा। और इसमें शेषफल शून्य कभी भी नहीं आता, ये अशांत होता है। तो नाम से ये शांत और अशांत। अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती भी कहा जाता है, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट होती है, उस संख्या की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति वाली संख्या के ऊपर बार लगाते हैं, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में समझेंगे। तो अशांत को अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, पर बोलने में ज्यादा अच्छा होता है शांत अशांत। तो दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। और हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आप देख रहे हो 7/8, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये 7/8 लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया हुआ है 21/2। तो हम समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो 7/8 का मतलब है 8 का आप क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे। तो 8 का 7 में भाग नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाजक जो है वो छोटा है और भाज्य जो है वो बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, हमको दशमलव लगाना होता है। दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 8 का 70 बन गया। अब 8 का 70 में भाग दिए, कितने बार जाएगा, 8 × 8 = 64। 8 × 8 = 64, कितने बार चल जाएगा, 8 बार चल जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। 70 में से आप घटाओगे 64 तो 6 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव आप लगा चुके हैं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब कितने बार जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ पे 8 × 7 = 56। इसको आप घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाता है, 4 बच जाता है। ठीक है, भाग जब भी हम देते हैं तो भाग की क्रिया ऐसे तिरछे होती हुई जाती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, 4 बच गया, दशमलव लगा चुके हैं मतलब यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, 8 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 8 × 5 = 40 आ जाएगा। और देखिए 3 चरणों के बाद शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 3 स्टेप, भाग की 3 स्टेप के बाद में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। और यहां पे देख रहे हो शेषफल 0 आ गया। तो ये जो 8/7 है, ये जो 7/8 है, 7/8 है, इसका जो मान आया वो 0.875 आया, 0.875। तो इसका मतलब जब शेषफल 0 आ जाए, कुछ चरणों के बाद, भाग की क्रिया में कुछ चरणों के बाद जब शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। भाग की ये क्रिया कैसी हो गई, शांत हो गई, क्योंकि अब आगे भाग की क्रिया हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत बोल। दशमलव के बाद संख्याओं का जो प्रसार या फैलाव, जो संख्याएं आती है, उन्हीं को दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है, तो 0.875 7/8 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये पहले ही क्लासों में आप लोगों ने भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना और दशमलव वाली संख्या को भिन्न संख्या में बदलना ये पढ़े थे आप लोग। ये दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार हो गया, शांत, क्योंकि अब ये जो भाजक है, भाजक में जो दशमलव का प्रसार है अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुछ चरणों के बाद जब शेषफल 0 आ जाए तो उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लेते हैं। ठीक है, 21 एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेते हैं। 21/2 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 2 का भाग यदि हम 21 में देते हैं तो कितने बार जाएगा, तो 2 का भाग 21 में देंगे। ठीक है, तो ये 10 बार जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, और घटाने पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। अब 2 का भाग कितने बार जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 5 बार, और कितना आ जाएगा, 10, और घटाने पर शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो देखिए 2 चरण के बाद शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, 10.5। 10.5 जो है, यानी 21/2 का 10.5 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। एक बात यहां समझने वाली है, शांत दशमलव प्रसार जो होता है उसमें इसके बाद में कोई भी देश या इसके ऊपर राशियों के ऊपर कोई भी बार वगैरह नहीं लगा होता है ना, नहीं लगा होता है। शांत दशमलव प्रसार की मेन पहचान है कि ऐसा कोई देश या किसी भी संख्या के ऊपर में बार यानी बंधनी चिन्ह, बार का चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये देश या जो बार का चिन्ह है वो अशांत दशमलव प्रसार में लगा होता है। ठीक है, तो 7/8 का 0.875
और 21/2 का 10.5 ये सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कुछ स्टेप के बाद यदि शेषफल 0 आ जाए तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 10/3। 10/3 का मतलब क्या हुआ, 10/3 मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 10/3। 10/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ करके 10/3, इसका मतलब ऐसा भी होता है 10/3 मतलब 10/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का जब हम 10 में भाग देते हैं, देखिए 3 का जब 10 में भाग देंगे तो क्या हो रहा है, 3 तिया 9, हासिल का 1 बचेगा। ठीक है, अब एक, क्योंकि ये शेषफल है, शेषफल भाजक से छोटा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, आप दशम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पड़ जाएगा 0। कितने बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 9 आ रहा है, माइनस करोगे, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, दशमलव यदि एक बार लगा दिया तो 0 आप कितने बार भी बढ़ा सकते हैं, एक एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 बार गया, फिर 9 आ रहा है, फिर ठीक है 1 बच रहा है, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा दोगे यहाँ पर, फिर कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर घटाओगे 1 आएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि वही स्टेप बार बार आ रही है। एक यहाँ पे 10 बना तो 9 घटाए 1 बचा, इसको 10 बनाए 9 घटाए 1 बचा, फिर वही स्टेप, ऐसा ये निरंतर नीचे चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद 3 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा। आप जीवन भर इस क्रिया को करते रहिए, जीवन खत्म हो जाएगा पर ये क्रिया खत्म नहीं हो। ठीक है, 3 3 3 आते ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3.1 अंक 3 3 3, एक ही अंक 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उसका दोहरा हो रहा है। तो इसको एक तरीका होता है 3 के ऊपर बंधनी लाइन यानी कि बार रेखा दर्शा दो। तो आप इसको मतलब 10/3 के दशमलव प्रसार को 3.333 डेश या 3.3 पे बार ऐसा भी लिख सकते हैं। और मैंने ये बताया आपको कि किसी संख्या के बाद दशमलव प्रसार के बाद, इस संख्या के दशमलव प्रसार के बाद दशमलव ये है उसका ये प्रसार होगा 3 अंक यहाँ पे, उसके बाद डेश लगा हो या दशमलव के बाद संख्या पर बार लगा हो तो ये पहचान होती है कि वो अशांत दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। तो इस तरह से ये क्रिया शांत नहीं होगी, मतलब कभी भी यहाँ पे शेषफल 0 आएगा ही नहीं। कितने ही चरणों के बाद, कितने ही चरण आप कर लो, शेषफल 0 नहीं आएगा ना। तो डेश ऐसा, तो ये होता है अशांत दशमलव प्रसार। कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, 1/7। 1/7 का मतलब है कि हम 7 1/7 का क्या मतलब है, तो यहां पे हम जो है 7 का 1 में जो है भाग देंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/7। तो आप लोगों को मालूम है जो हर होता है ना, वो हर जो होता है वो कौन होता है, भाजक होता है, और अंश जो होता है वो भाज्य होता है, भाज्य। तो ये भाज्य यहाँ पे लिखा जाता है, ये 1 भाज्य और 7 भाजक है। अब नहीं जाता भाग नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशम लगा देंगे और यहाँ पे बढ़ा देंगे 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अब देखिए भाग देते हैं हम इसको यहाँ पे, तो कितने बार जाएगा ये, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, इस गया 7 बार, माइनस कर देंगे, 3 बचेगा, दशम लगा दिया मतलब यहाँ पे बढ़ा दो 0। 7 चौके 28, फिर बच जाएगा यहाँ पे 2, लगा दो 0, दशम लगा हुआ है। 7 दूनी 14, घटा दोगे कितना बचेगा 6 मतलब कितना हो गया 7, दशम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, 7 से कितने बार जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। ठीक है, 7 × 8 = 56, कितने बार जाएगा 56। ठीक है, 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा, 56 आ गया, कितना बच गया यहाँ पे 4 बच गया, 4 मतलब दशम लगा है आपके पास, 0 बढ़ा दो, 7 × 5 = 35, कितने बार गया 7 × 5 = 35 है ना, घटा दोगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 मतलब कितना आ गया 0, दशम लगा 0 बढ़ा दो यहाँ पे 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ, आपको नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 7 × 7 = 49। ठीक है, अब 50 में से 49 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए दशम लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए, देखो वही स्थिति आ गई 10 वाली। ठीक है, 7 का एक बार फिर भाग दोगे आप, 7 एकम 7 जाएगा और उसके बाद फिर से क्या बच जाएगा 3, फिर 30 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखो ये वही स्थिति आ गई, है ना। 10 पे 7, फिर 30 28, देखो यहाँ 10 7 30 28 वही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ था, एक अंक बार बार आ रहा था 3 3 3, एक ही अंक बार बार एक ही, यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। अशांत दशमलव प्रकार 2 प्रकार से होता है। अशांत दशमलव प्रकार जो प्रसार है
वो दो प्रकार से होता है। एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हम उसमें एक अंक के ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। पर यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक दशमलव के बाद एक संख्याओं का समूह, मतलब 2 3 4 5 6 संख्याओं का समूह, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का समूह, 6 संख्याओं का समूह बार बार बार, यहाँ पे अपन इसको डेज 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 कर देंगे तो 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 बार 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 आएगा, एक संख्याओं का समूह बार 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 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिए यहाँ पे 0.14 28 57 पे बार, मतलब पूरी 6 जो अंकों का जो समूह उसके ऊपर बार लगेगा। यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर बार लगा था, यहाँ पे एक संख्याओं के समूह के ऊपर बार लगेगा। तो अशांत दशमलव प्रसार ये एक इस रूप का और दूसरा एक इस रूप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, दशमलव के पहले यहाँ पे संख्या है, मतलब 3 है, यहाँ पे 0 है, तो ये एक अलग बात है, वो जो भी स्थिति हो सकती है। पर मेन समझने वाली बात क्या है कि दशमलव प्रसार एक अंक वाला भी हो सकता है और अंकों का समूह वाला भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, शांत और अशांत। अशांत को अनुशानी आवर्ती भी कहते हैं। शांत हमने समझ लिया, कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और कितने ही चरण आप कर लो, शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। और संख्याओं का समूह दशमलव के बाद अंकों का या अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, उसकी बार बार आवृत्ति होती है, इसको अनवसानीय आवर्ती यानी अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। इस तरह से 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का। नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय, परिमेय का मैं अ लगा हुआ, देखो यहाँ पे अ लगा हुआ है तो ये परिमेय की उल्टी हो जाएंगी। भाई अ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, मतलब जो परिमेय नहीं है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, तो जो परिमेय नहीं है। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि परिमेय किसी भी शब्द के पहले यदि अ उपसर्ग के रूप में, तो उसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है, मतलब परिमेय नहीं है, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल में ई, देखो यहाँ पे आईआर लगा हुआ है, ये आईआर जो है वो उपसर्ग है जो नेगेटिव से देखता है, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक है, परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर यानी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते, और मुख्यतः इन्हें वर्गमूल यानी वर्गमूल का जो चिन्ह होता है उसमें लिखा जाता है, तथा कभी भी इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। इनका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, एग्जांपल वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है। वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है। वर्गमूल 5 का मान 2.236 होता है। आगे और भी संख्या होती है, पर अपन क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम 2 या 3 अंक शुद्धता मानते हैं और वही अंक लेते हैं। उसी प्रकार से वर्गमूल 11, वर्गमूल 115 और पाई, सबसे बड़ी बात है पाई। ठीक है, इस बात को यहाँ पे समझते देखिए। सबसे पहले यदि मैं वर्गमूल 4 लूं तो वर्गमूल 4 की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो 2 होता है। और 2 कैसा है, पूर्णांक है। ध्यान रखिए, 2 कैसा है, पूर्णांक है। यदि पूर्णांक है तो वो परिमेय है, और अपूर्णांक है, देखो यहाँ पे वर्गमूल 4 का मान 2 है, वर्गमूल 4 की वैल्यू 2 होती है। 2 कैसा है, पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब ये क्या है, परिमेय। पूर्णांक है मतलब क्या है, परिमेय है। पर वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो कैसा होता है, अपूर्णांक होता है। कैसा होता है, अपूर्णांक। तो अपूर्णांक है मतलब क्या है, वो अपरिमेय है। तो एक बात याद रखिए, जो संख्याएं पूर्णांक होती है वो परिमेय होती है, जो संख्याएं अपूर्णांक होती है वो अपरिमेय होती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, देखिए पूर्णांक परिमेय होती है, अपूर्णांक अपरिमेय होती है। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए यहां पे ध्यान रखिए। पूर्णांक में प आ रहा है, परिमेय में पहला अक्षर प आ रहा है, मतलब पूर्णांक परिमेय होती है। अपूर्णांक में पहला अक्षर अ आ रहा है, अपरिमेय में पहला अक्षर अ आ रहा है, तो अपूर्णांक अपरिमेय, मतलब जो पूर्णांक संख्या है वो परिमेय होती है, जो अपूर्णांक संख्या है वो अपरिमेय होते हैं। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ थोड़ा हटाता हूं। तो ये संख्या जो देख रहे हैं आप कैसी है, ये अपूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए, तो वर्गमूल 2 का मान कैसा है, ये दशमलव में है। वर्गमूल 3 का मान दशमलव में है। वर्गमूल 5 का मान दशमलव में। ये तीनों ही संख्याएं कैसी है, अपूर्णांक हैं। और अपूर्णांक संख्याएं मतलब इनको p बटा q के रूप में, इनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी देखो, ऐसी वर्गमूल की ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता हो, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है, मतलब पूर्णांक प्राप्त होता है, वो परिमेय होती है। और अपूर्णांक प्राप्त होता है यानी वर्गमूल
पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपूर्णांक निकलता है, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पाई के बारे में भी हम बात को समझेंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर पाई की जो वैल्यू है वो तो 22/7 होती है, और 22/7 यानी जो परिभाषा है परिमेय की वो P/Q होना चाहिए, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ये जो पाई का मान है वो तो पूरा करता है। जो 22 है वो पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 7 0 भी नहीं है, तो फिर पाई अपरिमेय संख्या क्या हुई? तो परिमेय संख्या होना चाहिए। पर मैं आपको बता देता हूं कि पाई जो है, पाई का जो 22/7 मान है वो एक्चुअल मान नहीं है। इसका जो एक्चुअल मान होता है वो 3.14 होता है। 3.14 ही नहीं होता है, इसके आगे और भी होता है। आप 9वीं में पढ़ेंगे कि पाई का जो मान है वो पाई के लाखों दशमलव के बाद लाखों तक इसके मान निकाले गए, संख्या अंकों तक मान निकाले गए, पर ये शांत ही नहीं हो रहा है। इसको कंप्यूटर के माध्यम से भी कई लाखों तक दशमलव प्रसार किया गया है इसका, पर ये शांत नहीं हो रहा है। तो परंतु दशमलव के बाद 2 अंक तक शुद्धतम मान माने जाते हैं, तो हम इसका जो मान है 3.14 मानेंगे। और 3.14 कैसा है? अपूर्णांक है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। तो 22/7 देख करके परिमेय मत मानना, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14 होती है, इस हिसाब से ये अपरिमेय होता है। इसमें कुछ खास बातों को समझेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है। देखो हमने अभी समझा कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अशांत को अन्वसानी आवर्ती बोलते, ध्यान रखिएगा। और ये अन्वसानी अनावर्ती है। वहां पे आवर्ती क्यों बोल रहे थे? क्योंकि एक संख्या या संख्याओं के समूह का बार बार आवर्ती हो रही थी, बार बार पुनरावृत्ति, यानी बार बार आ रहा था, इसलिए आवर्ती बोला। यहां पे ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल 1 प्रकार का होता है, अन्वसानी अनावर्ती। अन्वसानी अनावर्ती संख्या रूप क्या होता है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे, देखो 1 है और 1 बार 0 है, 1 टाइम 0 है, 1 2 टाइम 0, 1 3 टाइम 0, 1 4 टाइम 0। क्या होते जा रहा है कि एक 0 जो है लगातार 0 के साथ बढ़ते जा रहा है। 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, पर एक जो है यहाँ पे 1 1 1 1 वो वही चल रहा है, पर 0 1 मतलब प्रत्येक 0 में एक 0 बढ़ते जा रहा है। इस तरह का जो रूप होता है इसको अपन अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 0 1 बार है, पर यहाँ पे 1 2 बार हो गया, 0 1 बार है, 1 3 बार, 0 1 बार, 1 4 बार, 0 1 बार। तो ऐसा जो रूप होता है संख्या का, इसको अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। और ये दशमलव प्रसार जो है किसका होता है? अन्वसानी अनावर्ती का। दशमलव सामने नहीं, यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ सामने में दशमलव लगा, ध्यान, मिनट हो गया। दशमलव के बाद जब ऐसी संख्याएं आए तो इसको अन्वसानी अनावर्ती बोलते हैं। और ये किसका रूप होता है? अपरिमेय संख्या का रूप होता है। चलिए नेक्स्ट संख्या के बारे में जानते हैं जल्दी से। 11वीं बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्याएं, जिसको अपन रियल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका पहला अक्षर आर से स्टार्ट होता है, रियल का, तो इसलिए इसका संकेत भी आर होता है। और वास्तविक, नाम समझ, वास्तविक संख्या मतलब जो हमारे जीवन में वास्तव में है उनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या परिभाषा है? तो ये जो है वास्तविक संख्या, ये 9वीं में भी है। 9वीं में भी अभी मैंने बताया आपको, सिलेबस में हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारा सिलेबस अध्याय 1 का, उसमें पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके ऊपर संक्रियाएं, इनके ऊपर घातांक के नियम और बहुत सारी बातों के बारे में प्रश्न हल करेंगे। और अध्याय 10वीं का तो जो अध्याय 10वीं का जो अध्याय 1 है वो वास्तविक संख्या ही है, रियल नंबर्स ही है। इसी के बारे में हमको पूरा अध्याय 1 जो है पढ़ना है, इससे संबंधित क्रियाओं के बारे में। परिभाषा क्या है देखते हैं। अपरिभाषा जानते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बनती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला अक्षर क्या होता है? इनका आर होता है, तो इनको आर से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होती है। 2/3 है, ये 2/3 माइनस 6/7, यहाँ पे 0 है तो हम 0/1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 है, इसको आप 8/1 लिख सकते हैं। वर्गमूल 4 का जो मान है, ये वर्गमूल है, इसका मान 2 होता है, 16 का मान 4 होता है ना। हाँ, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है ये क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। पर इसके बाद जो है ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल जो होता है ना वो अपूर्णांक, भी हमने समझा इनका वर्गमूल अपूर्णांक होता है। तो ये इधर जो परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि एक साथ रख दिया जाए तो वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या 5 प्रकार की होती है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सब मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने ये ले लिया, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है।
एक और गोला ले लिया, इसमें जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इन दोनों संख्याओं को साथ में रख दिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। यदि इन सब को एक साथ रख दिया जाए तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या, यहां पे हमने बोला सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे इस बात का। इसको हम एक तरीके से, और जो कि 9वीं और 9वीं में काफी ये पूछा जाता है, 9वीं के अध्याय 1 में आपको इसके ऊपर सत्य असत्य के क्वेश्चन मिलेंगे और 1 नंबर में 2 नंबर में प्रश्न जरूर आता है। 1 से 2 प्रश्न को 1 नंबर सत्य में पूछता है 9th वालों को हमेशा, हर साल। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? इस तरह के सत्य असत्य में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। इसमें देखिए, मैंने ये तीर का चिन्ह लगाया है इधर से इधर और ये लगाया है इधर से इधर। इस यहां पे मैं लिख रहा हूं हाँ और यहां पे मैं लिख रहा हूं नहीं। क्या मतलब है इसका? ध्यान समझेंगे। यदि देखो इधर बोलना है, तीर का चिन्ह किधर है? इधर है ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? हाँ बिल्कुल होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? हाँ होती है। मतलब जब इधर से आप जा रहे सब में हाँ 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 है, मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, जीरो है ना, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट होता है और इसमें भी एक संख्या होती है, जीरो लगा देते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? हाँ है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? हाँ है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्याएं है? सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? ठीक है, इधर जब जा रहे हैं तो है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर ही परिमेय संख्या बनती है। अब वापस चलते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है? नहीं है। कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है, पर सभी, है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, ये गलत है। ठीक है, यदि हम ऐसा बोलें कि कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है तो ये सही है, पर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नहीं है, मतलब नहीं। ठीक है, इधर नीचे नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं, सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक मान भी होते हैं, पूर्ण संख्या ऋणात्मक मान नहीं होते हैं। ठीक है। फिर ऐसा बोले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं होता है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। तो आप इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यदि प्राकृत से आप परिमेय की तरफ चलेंगे तो होती है ना, और यदि परिमेय से प्राकृत संख्या तरफ आएंगे तो नहीं होती है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया यहाँ पे, इससे आप समझ सकते हैं 9वीं वालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये प्रश्नावली 1.1 में ये 6 क्वेश्चन उनको है और पूछ जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या और लेते हैं, मैं एक और समूह ले लेता हूं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इन पूरी संख्याओं को मिला दें, ठीक है, यदि हम इन पूरी संख्याओं को एक साथ कर दें, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये तीनों मिलकर क्या बनाए? परिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय सबको मिला दिया तो यही कहलाती है वास्तविक संख्याएं, यही कहलाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय को जब एक साथ मिला दिया जाए तो ये समूह मिलता है हमको संख्याओं का, वही वास्तविक संख्या है। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये 5 प्रकार की संख्याएं आती है। इसका बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए और आपको मैं समझ रहा हूं कि बेहतर तरीके से मैं समझाने में सफल हो पा रहा हूं। तो यदि ये वास्तविक संख्या समझ पाए आप तो ये अध्याय 1 जो 10वीं का है और 9वीं का भी, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट संख्या पर। 12वीं और अंतिम संख्या, संख्या पद्धति की 12वीं और अंतिम संख्या जो है, संख्या पद्धति में शुरू में बताया था कि 12 प्रकार संख्या होती है, तो ये अंतिम संख्या है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं अपन। तो ये वास्तविक नहीं होंगी, इसलिए अ लगाए, है ना। यहाँ पे अ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। मैंने इसके पहले ही आपको बताया है कि किसी भी संख्या में यदि अ उपसर्ग के रूप में है तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो अवास्तविक का मतलब वास्तविक नहीं है ये। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या या इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जो हमारे वास्तविकता में होती ही नहीं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं कल्पना मात्र होती है, इंग्लिश में बोलते हैं अनरियल नंबर्स। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं मुख्यतः वर्गमूल में ऋणात्मक लिखी जाती हैं,
ऋणात्मक रूप में लिखी जाती है वर्गमूल के अंदर। देखिए वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, वर्गमूल -5, वर्गमूल -19। तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में लिखिए ऐसी संख्याओं को अनरियल यानी अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम में कुल 12 प्रकार की संख्याएं होती है, जिसको हमने समझा। अब हम आगे जो है अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 और उसके सारे एग्जांपल्स को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये क्लास मेरे ख्याल से काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, इसमें इसको लंबा करना ठीक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी सेकंड, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड जो क्लास आएगी सेम यही थंबनेल के साथ में आपको क्लास सेकंड मिलेगा, जो इसके आगे का इसी तरह से हर एक अध्याय में कंटिन्यू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको इसी प्रकार से। यदि आपको मेरी क्लास या मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स साइंस पूरा अध्याय एक एक डिटेल में आपको कंप्लीट मिलेगा फ्री में यूट्यूब पर, और इसका पीडीएफ जो है मेरे एप्लीकेशन पे, कोचिंग एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, ओम पटलेश्वर लक्ष्य कोचिंग के नाम से। ये कोने में आप मेरा यहाँ पे जो है लोगो देख रहे हैं, लोगो आपको वहां पे मिल जाएगा, और उसमें जाकर के आप पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं। आप यदि चाहें तो आपको किसी के पास ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा फ्री मटेरियल मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, पूरा परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, एक एक प्रश्न, एक एक सॉल्यूशन, आपको सब कुछ मिल जाएगा पूरा। जैसे ऑफलाइन से भी कहीं अच्छी तरीके से आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट बेसिक के साथ में आपको चीजें मिल जाएंगी उपलब्ध, और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास, और हाँ, हर दिन की जो क्लासेस हैं वो आपको शाम को 6 से 7 के बीच में हम यूट्यूब पर इसको डालेंगे। तो 6 से 7 के बीच में ये क्लासेस आपको मिलेगी। हो सकता है भी शुरू में रोज क्लास ना आए, 1-2 दिन के बाद आएगी, पर कुछ समय के बाद कंटिन्यू आपको हर दिन क्लास मिलेगी, और घर में बैठ के आप हर दिन नोट्स जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं और पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपकी कोचिंग की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। फ्री में आप बहुत अच्छा जो है नॉलेज ले सकते हैं, और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज और बेसिक नॉलेज और कंपेयर वाइज तुलनात्मक अध्ययन आप ले सकते हैं और अपने स्टडी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। मैं हूं ओम पटलेश्वर, आपका स्वागत करता हूं, और एक अच्छा माहौल, एक बहुत अच्छी शिक्षा को हम धारण करने का, सीखने का प्रयास करेंगे, जो 12वीं के बाद हमको अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालने में मदद करेगी। पर केवल परसेंटेज वाली शिक्षा नहीं, एक अच्छी शिक्षा, सीख वाली शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी नौकरी, अच्छा करियर, अच्छा जीवन बनाने वाली शिक्षा हम देने का आपको प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं कल। बाय बाय।